Welcome back to our channel. This is the part second of Payment of Gratuity Act, in which we are mainly concerned about nomination and determination of amount of gratuity. तो ये पार्ट सेकंड है. पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिकली उसके डेफिनेशंस और कैसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी होगा वो हमने डिस्कस किया था. इस पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन नॉमिनी हो सकता है और नॉमिनेशन कैसे होगा इसके अंदर. डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, कितना अमाउंट, पहले तो पता चल गया पेमेंट कैसे होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होगी. अब हम देखेंगे कि उसका जो अमाउंट है, ग्रेजुटी का जो अमाउंट है वो कैसे डिटरमाइन होगा, और इसमें एक दो पॉइंट्स और इंक्लूड हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो पहले देखते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी. इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी अपॉइंट होती है जिसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहा गया है. कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है. देख लेते हैं. The appropriate government may by notification appoint any officer to be a controlling authority who shall be responsible for the administration of the act, and different controlling authority may be appointed for the different areas. तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंट की जाती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, और कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है. छोटा सा कॉन्सेप्ट है. विद इन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी. अब ये आप जो ग्रेजुटी आपको पे करनी है वो कितने टाइम के अंदर करनी है, एम्प्लॉयर को कितना टाइम मिलता है कि उसको ग्रेजुटी पे करनी होगी उस एम्प्लॉय को जो एंटाइटल्ड है कि इस एक्ट के अंदर. तो वो विद इन 30 डेज, जिस दिन से वो पेएबल होगी उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है ग्रेजुटी को पे करने के लिए उस एम्प्लॉय को. और अगर मान लीजिए डिले हो रही है, मतलब 30 डेज से ज़्यादा हो रहा है, 35 डेज हो गया, 40 हो गया, 60 डेज हो गया, तो फिर क्या होगा? If the amount of gratuity payable under the Act is not paid by the company within the period specified, the company will have to pay simple interest on the gratuity amount from the date on which the gratuity become payable at the rate coherent with the guideline laid down by the central government. तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है जो 30 डेज है, अगर उससे ज़्यादा आप डिले करता है वो कंपनी या फिर आप एज ए एम्प्लॉयर डिले करते हो, तो आपको उस टाइम तक, जितने टाइम तक आप उसको पे नहीं किए होते, जिस दिन से डिले स्टार्ट होता है, मतलब 30 डे के एंड पे, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, वहाँ से आपका वो सिंपल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और तब तक लगेगा जब तक आप उसे पे नहीं कर देते हो. तो दैट्स ऑल, यही पॉइंट है. दोनों इंपॉर्टेंट है. सिंपल इंटरेस्ट कब लगता है? जब डिले होता है ग्रेजुटी में. और आपका टाइम क्या है? 30 डेज का टाइम है. 30 डेज आपको मिलता है पे करने के लिए. अब नॉमिनेशन, कौन नॉमिनी होगा, नॉमिनेट कैसे करते हैं लोगों को, और नॉमिनी को कब आपको ग्रेजुटी पे करना होगा, वो सारे कंडीशंस हम इसमें देखेंगे. An employee who has completed 1 year of a service shall have within such time in such form and manner as may be prescribed nomination for the purpose of the such provision of subsection 1 of the section 4. तो ये कह रहे हैं आपको जब 1 साल पूरा हो जाए उस कंपनी में, तो अब आप एलिजिबल हो जाते हो नॉमिनी को वो करने के लिए, पिक करने के लिए कि आपका नॉमिनी कौन होगा. और वो आप किसी को पिक कर लिए होते, आप किसी को चूज़ कर लेते हो कि हाँ ये मेरा नॉमिनी होगा. अब उस नॉमिनी को नॉमिनेट करने के लिए इस एक्ट में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिल करके उस नॉमिनी को, उस बंदे को अपना नॉमिनी बना सकते हो अंडर द एक्ट. An employee may be is nomination distribute the amount of gratuity payable to him under the act amongst more than one nominee. तो ये कह रहे हैं जो आपके एम्प्लॉय है वो आपका जो नॉमिनी है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है अंडर द एक्ट. अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अमाउंट जो आपके ग्रेजुटी का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उन दोनों नॉमिनी में, या फिर जितने भी नॉमिनी आपके अंदर होंगे. इफ एन एम्प्लॉय हैज़ अ फैमिली एट अ टाइम मेकिंग अ नॉमिनेशन, द नॉमिनेशन शैल बी मेड in the favor of one or more member of his family. Any nomination made such employee in the favor of person who is not member of family shall be void. तो कह रहे हैं जिस टाइम पे नॉमिनेशन का जब प्रोसेस चल रहा है, वो 1 साल आप कंप्लीट कर लिए, अब आप नॉमिनेशन का प्रोसेस करना चाहते हो, एक नॉमिनी आप पिक करके उसको अपना नॉमिनी बनाना चाहते हो,
तो उसके लिए मस्ट क्या है, वो जो आपका बंदा हो जिसको आप पिक कर रहे हो, जिसको आप चूज़ कर रहे हो अपने नॉमिनी के तौर पे, वो आपका पार्ट ऑफ द फैमिली होना चाहिए। अगर उस टाइम आपकी फैमिली है तो वो आपका बंदा पार्ट ऑफ द फैमिली होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा। आपको उस बंदे को नॉमिनी नहीं बना पाओगे अगर वो पार्ट ऑफ द फैमिली नहीं है तो। इफ़ एट द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन द एम्प्लॉय हैज़ नो फैमिली, अगर फैमिली था तो फैमिली को बनाना है। अब अगर फैमिली नहीं है तो क्या करेगा वो एम्प्लॉय? द नॉमिनेशन may be made in the favor of any kind of person or persons, but if the employee subsequently acquire a family, such nomination shall forthwith become invalid, and for employee shall make within such time as may be prescribed a firm nomination। तो ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई फैमिली नहीं है तो आप किसी और पर्सन को बना सकते हो, बट अगर उसके बाद अगर कोई फैमिली, आपने शादी कर लिया फिर कुछ भी, अगर आपके पास अब एक फैमिली है उस टाइम तक, तो अब आपको उस बंदे का नॉमिनेशन ट्रांसफ़र करना होगा अपनी फैमिली में, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाएगा। एक प्रिस्क्राइब टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस प्रिस्क्राइब टाइम में आपका जो नॉमिनेशन है, जो आपका पार्ट ऑफ द फैमिली बंदा नहीं था, उससे ट्रांसफ़र होके फैमिली में चला जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अ नॉमिनेशन में subject to provision of subsection 3 and 4 modified by the employee at a time after giving his employment right written notice in such form in a manner as they be prescribed in the intention to do so। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉय अपना मॉडिफिकेशन कर सकता है, जो आपका नॉमिनी आपने बनाया है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इफ नॉमिनी predecease the employee, the interest of nominee shall revert to the employee who shall make a fresh nomination in prescribed form irrespective। अगर उस एम्प्लॉय की उस नॉमिनी की डेथ हो जाती है और वो आपका जो एम्प्लॉय है वो तो है, बट जो नॉमिनी आपने जिसको पिक किया था उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको एक फ्रेश नॉमिनेशन का प्रोसेस करना होगा और एक नई नॉमिनी को आपको इलेक्ट करना होगा। Every nomination, fresh nomination or alternative of nomination as the case may be shall be sent by the employee to his employer who shall keep the same in his safe custody। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी केस हो, इन द केस ऑफ द नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन, अल्टरनेटिव नॉमिनेशन, कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे नॉमिनी आपकी इलेक्ट हो रही है, वो जो आपका फॉर्म है, वो जो आपका वो रिटन आपका डॉक्यूमेंट है, वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है कि वो उस डॉक्यूमेंट को, उस फॉर्म को एक सेफ प्लेस में, एक मतलब कि उसको संभाल के रखेगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यही वो कह रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस एम्प्लॉय को कितना रुपये मिलेगा एज अ ग्रेच्युटी, या फिर कितना रुपये मिलना चाहिए। A person who is eligible for the payment of gratuity under the Act or any person authorized in the writing to act on the behalf shall be send a written application to employer within such time in such form as may be prescribed for the payment of such gratuity। तो ये कह रहे हैं जब अब आपका टाइम आ गया कि आपको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो अब आप एक रिटन एप्लीकेशन लिखोगे अपने एम्प्लॉयर को कि आपको ग्रेच्युटी चाहिए। फिर क्या होगा, एम्प्लॉयर का अब क्या लायबिलिटी बनती है कि वो देख लेते हैं। एज सुन एज ग्रेच्युटी बिकम पेबल द एम्प्लॉयर शैल वेदर द एप्लीकेशन रिफर टू द सेक्शन ए हैज़ बीन मेड और नॉट determine the amount of gratuity and notice given to the person to whom gratuity is payable and also controlling authority specify the amount of the gratuity so determined। तो ये कह रहे हैं कि अब आपने जो एम्प्लॉय था उसने एप्लीकेशन दे दिया, तो एम्प्लॉयर का क्या होता है, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होता है वो अब डिटरमाइन कर ले कि कितना अमाउंट उसे पे करना है, वो अमाउंट का नोटिस वो उस एम्प्लॉय को दे, प्लस वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को नोटिस सर्व करे कि उसे इतना अमाउंट इस पर्सन को देना है, ठीक है। ये हो गया जब आपको एप्लीकेशन मिली है, बट इस सब टाइम एप्लीकेशन नहीं मिलती, एम्प्लॉय नहीं देता है, अप्लाई नहीं करता है, तब भी एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है
कि वो सारा प्रोसेस करे, वो एक डिटर्मिनेशन वैल्यू निकाले और वो वैल्यू का नोटिस वो एम्प्लॉय को दे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे। तो नोटिस सर्व किया हो या ना किया हो, वो ये प्रोसेस उसको करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। फिर क्या करना होता है, द एम्प्लॉय शैल arrange the pay of amount of the gratuity within such time as may be prescribed to the person whom gratuity payable। तो अब आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो अरेंज करेगा कि उसको कितने पैसे उसको पे करने हैं, किस बंदे को पे करने हैं। If there is any dispute to the amount of gratuity payable to an employee under the Act, as may be admissibility of any claim of in relation to employee of a payment of the gratuity as the person entitled to service receive the gratuity, the employer shall deposit the controlling authority in such amount and admit to payable by him the gratuity। अब कह रहे हैं, अब यहाँ पे केस बनता है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एक अमाउंट निकाला ग्रेजुटी का और नोटिस सर्व कर दिया एम्प्लॉय को और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, बट एम्प्लॉय कहता है कि नहीं मेरी ग्रेजुटी इससे ज़्यादा बननी चाहिए, आप मुझे 3 लाख दे दो, मेरी ग्रेजुटी 4 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब डिस्प्यूट हो जाता है तो एम्प्लॉयर का लाइबिलिटी होती है कि वो जो अमाउंट है वो पे कर दे कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, वो जो 3 लाख था वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पे कर दे और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको रिजर्व कर लेगी और वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और क्या होता है, एडमिट टू पेबल बाय हिम एट द ग्रेजुटी, यहाँ पे इतना ही होता है। फिर देख लेते क्या होता है। Where the dispute with regard any matter is filed in the clerk, the employee make an application to controlling authority for taking such action as we prescribe cause P। तो अब आपको पता चल गया कि आपका जो था ग्रेजुटी था वो कम था, तो आपने एप्लीकेशन दे दिया कंट्रोलिंग अथॉरिटी को और एम्प्लॉयर ने क्या किया, वो अमाउंट जो वो पे करने वाला था वो दे देता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द डिस्प्यूट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू द एम्प्लॉय। इफ एन result of such inquiry amount in excess of the amount deposit the employer is found to payable, the controlling authority shall direct employer to pay such amount in excess of deposit by him। तो ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन मिल गया, ठीक है, एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन दे दिया कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि उसको अमाउंट कम मिला है। एम्प्लॉयर ने क्या किया, वो अमाउंट जाके दे दिया कि देखो मैं 3 लाख दे रहा था, 3 लाख आप रख लो। अब क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी अब यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगा और समझेगा कि हो क्या रहा है, वो एक्चुअल में एक सल्यूशन निकालेगा। वो सल्यूशन क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी होगा जो उस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए और वो अमाउंट अगर एक्सेस में है, मान लीजिए एम्प्लॉयर तो 3 लाख रुपए दे रहा था पर एम्प्लॉय 3.5 लाख मान रहा था, बट जो पेमेंट आ रही है, जो अमाउंट वो निकाला है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने, वो आपका 3,20,000 रुपये। तो अब 20,000 रुपये तो और चाहिए, तो एम्प्लॉयर अब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयर से कहेगी वो एक्सेस अमाउंट आप पे करो, वो एक्सेस 20,000 भी आप उसको दो और ये जो 3 लाख है वो भी एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। मतलब अब पूरा 3,20,000 रुपये मिलता है। अब देख लेते the controlling authority shall pay the amount deposit including the excess amount if the deposit by the employer to the person entitled to। ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो 3 लाख रुपए उसे पे कर देगी उस एम्प्लॉय को और वो जो एक्सेस जो 20,000 है वो भी उसे पे कर दिया जाएगा। As soon as may be after a deposit is made under clause 8 the controlling authority shall pay the amount of deposit। ये हो गया है। To the applicant where the employee अब क्या होगा, डिपॉजिट अगर हो गया है तो फिर किसको जाएगा, टू द एप्लीकेंट वेयर ही इज एन एम्प्लॉय वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट द एम्प्लॉय द नॉमिनी ऑफ हायर ऑफ। देखिए अब देखिए क्या होता है, 2 केसेस वहाँ बन सकते हैं कि मान लीजिए जो एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉय ने खुद दिया है तो ठीक है, एम्प्लॉय को पेमेंट मिल गई। अगर एम्प्लॉय ने नहीं, उसके किसी नॉमिनी ने या फिर आयर ने किसी ने और दिया है तो उनको वो पेमेंट मिल जाती है।
अब आता है फॉर द पर्पज ऑफ द कंडक्टिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 4 द कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैव सेम पावर एज विजिटेड अ कोड विच इज ट्राइंग टू शूट द सिविल कोड प्रोसीजर। छोड़िए, बस इसमें कह रहा है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होती है। मैंने बताया था कि अभी पीछे ही बताया कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिजॉल्व करने की कोशिश करती है और वो एक अमाउंट निकाल के देती है कि इतना आपको पे करना है, तो उसके पास कुछ पावर होनी चाहिए ना कि वो इतना कुछ करेगी। तो उसके पास कौन सी पावर होती है? जो एक कोर्ट के पास पावर होती है, सेम पावर उस टाइम उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास होती है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वो पावर है। इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एग्जामिनिंग हिम ऑन द ओथ। आप इन्फोर्स कर सकते हो उसके अटेंडेंस, मतलब उसको बुला सकते हो उससे बात करने के लिए, या फिर इंक्वायरी के लिए उसको आप बुला कर सकते हो किसी पर्सन को, और उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो। रिक्वायरिंग द डिलीवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कुछ आप चाहते हो इन प्रूफ मिलना चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मैं बता रही हूँ। रिसीविंग एविडेंस, एविडेंस रिसीव कर सकता है। इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं एज अ पावर, किसे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। अब नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्वायरी अंडर द सेक्शन शैल बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। ये ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो भी इंक्वायरी होती है वो आपकी गाइड होती है किसके अंदर? सेक्शन 193 एंड 228 के अंदर, जो आपका इंडियन पैनल कोड में आता है। एनी पर्सन aggrieved by the order under subsection 4 within 60 days from date of the receipt of the order prefer an appeal to the appropriate government such authority as may be prescribed by the appropriate government in this behalf। तो ये कह रहे हैं, देखिए अभी क्या हुआ था, 3,20,000 रुपये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कह दिया कि आपको पे करना है, बट स्टिल अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है कि उसका इतना पैसा बना है तो वो अपील डाल सकता है। और अदर केस में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं वो रिजिड है कि नहीं वो 3 लाख ही देगा, तो वो भी उसके पास भी राइट होता है कि वो अपील डाले विद इन 60 डेज। और क्या है? प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एप्लीकेटेड अथॉरिटी एज केस में बी if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause for the preferring an appeal within said 60 days extended। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो 60 डेज है वो एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो। लास्ट पॉइंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एप्लीकेटेड अथॉरिटी एज केस में बी after giving the parties to the appeal responsible opportunity of being heard confer and modify the reserved decision of the controlling authority। जब अब मान लीजिए उन्होंने 60 डेज में अपील डाल दी, अब वो अपील डालने के बाद जो आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है या फिर एप्लीकेटेड अथॉरिटी होती है वो उनकी बातें सुनेगी, समझेगी और देखेगी कि वो जो अमाउंट है वो एक्सेस में और है कि नहीं है, और जो भी डिसीजन होगा वो उसे सुनाएगी। दैट्स ऑल। ये आपका था नॉमिनेशन, और हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पावर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है वो हमने पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पेनाल्टीज़ होंगी और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।